जी, अगर आप लोग इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम ऐड करेंगे ताकि आपको लीडर बोर्ड पे पता चल सके कि आपका स्कोर क्या है। हर क्वेश्चन की डिफरेंट टाइम लिमिट है, उस क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली एक टाइम पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। हर क्वेश्चन के बाद आप वापस यूट्यूब पे आएंगे ताकि आपको उसकी आंसर पता चल सके, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे। डिस्कशन के बाद ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्विज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहले हम कल वाले टॉपिक से रिलेटेड क्विज़ करेंगे, फिर आज वाले से रिलेटेड करेंगे। अगर आप शुरू में अपना नाम ऐड नहीं करते तो आपको अपना एवटार याद रखना है जो वहाँ शो होगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये आपके स्कोर हैं। अगर आपने लेट क्विज़ को ज्वाइन किया, आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिले होंगे उसको देखिएगा, उसको अटैम्प्ट कीजिएगा, लेकिन लेट आने पर आप अपना नाम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर लाइक का बटन है, उसको क्लिक कर दें, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, उससे ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। अपना नाम वगैरह ऐड कर लें ताकि फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकें। अगर आप एक्सेस कर सकते हैं क्विज़ को तो मेंशन करें। अगर कोई इशू आ रहा है तो कोड को दोबारा से एंटर करें। माम सरफराज साइन इन करने के लिए आप menti.com को ओपन करें। और जो कोड आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको वहाँ पर लिखें। कोड है 210393। चलें, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिफ्टी स्टूडेंट्स साइन अप हो चुके हैं और इतने ही लोग यहाँ पर अवेलेबल भी हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने लगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के क्विज़ को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। a fan of 5 kilogram is rotating with 5 revolution per second at a constant rate having arm length of 0.80 meter. Find the torque acting on it. 10 सेकेंड्स आपके पास है आंसर देने के लिए। जी, 24 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। 0 इसका आंसर होगा। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में वो मेंशन कर रहा है कि अ फैन इज रोटेटिंग विद 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड एट अ कांस्टेंट रेट। तो अगर आपके पास फैन कांस्टेंट रेट पे रोटेट कर रहा है तो कांस्टेंट रेट पे रोटेट करने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा कांस्टेंट है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो कल हमने फार्मूलाज पढ़े थे, टॉर्क इक्वल होता है आई अल्फा के। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है तो ओवरऑल जो टॉर्क है वो क्या होगी? वो ज़ीरो होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है? ज़ीरो। मैंने टाइम एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है ताकि अगर आप की स्क्रीन लेट भी शिफ्ट होती है तो तब भी आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्षद चांदियो, अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आप नेम को ऐड नहीं कर सकते। नेम ऐड करने के लिए आपको स्टार्ट में ऐड करना था। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अ बॉडी कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ। लास्ट 3 सेकंड्स जी। 15 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है और मेजॉरिटी का आंसर जो है वो गलत है। देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने एफएससी की बुक में पढ़ा था। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, कि क्या बॉडी अपने वेट की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट कर सकती है, तो उसका आंसर था नो। रीजन क्या है? देखिए, हमारे पास अगर एक फर्ज करें मीटर रॉड है या सी सॉ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही वो पॉइंट होता है जहां पर उसका अपना वेट ऐड कर रहा होता है। अब अगर आप टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास हो जाए तो आपका जो मोमेंट आर्म होता है वो जीरो होता है, और जब मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। इसका मतलब यह है कि बॉडी अपने वेट की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं इस बॉडी पे अपने वेट के अलावा कहीं और पर कोई फोर्स अप्लाई करूं तो क्या वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट उस बॉडी को रोटेट नहीं कर पाएगा? चाहे मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूं, चाहे मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूं, तो जो भी मैं एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वेट अप्लाई करूंगा, बॉडी उसकी वजह से अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट जरूर करेगी। तो अ बॉडी कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल वेट। अगर ओन वेट होता तो नो। तो ये था सेकंड क्वेश्चन कि अ बॉडी कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल वेट, नॉट इट्स ओन वेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी। SI base unit of torque is same as that of। ये लास्ट 8 सेकेंड आंसर देने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था। खिजर यहाँ पर आंसर ना दें, जो मेंटी है वहाँ पर आप आंसर दें। 40 स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो करेक्ट है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 18 उनका आंसर गलत है। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि SI बेस यूनिट ऑफ टॉर्क इज सेम एज दैट ऑफ। देखिए, टॉर्क का SI बेस यूनिट वही है जो एनर्जी का होता है, जो वर्क का होता है, जो हीट का होता है।
न्यूटन मीटर सबका यूनिट है, न्यूटन मीटर वर्क का भी है, न्यूटन मीटर टॉर्क का भी है, न्यूटन मीटर हीट का भी है, न्यूटन मीटर एनर्जी का भी है। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंगल बिटवीन आर क्रॉस एफ एंड नेगेटिव एफ क्रॉस आर इज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ गया। टोटल 39 स्टूडेंट्स, बल्कि नहीं 45 स्टूडेंट्स का आंसर गलत है और सिर्फ 16 स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो करेक्ट है। अब देखते हैं कि क्या रीज़न है कि आपका आंसर गलत है, आपने कहाँ पर गलती की। अब क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन था कि आर क्रॉस एफ और नेगेटिव एफ क्रॉस आर में क्या एंगल है। सबसे पहले तो हम एक प्लेन के ऊपर इन वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट करें, ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर एफ है। पहले हमने फाइंड करना है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का मतलब होगा कि आप आर से एफ की तरफ अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे। जब आर से एफ आप अपने राइट हैंड को कर्ल करें, जो मैंने डायग्राम बनाई इसको आप पेपर पे ड्रॉ करें, आर पे रखें अपने राइट हैंड को और अपने फिंगर्स को एफ की तरफ कर्ल करें, तो आपका जो थंब होगा वो थंब उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। इसका मतलब ये आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन है। अब आ जाएं नेगेटिव, जो दूसरा हमारे पास था कि नेगेटिव एफ क्रॉस आर। अब क्वेश्चन में देखें कि अब फर्स्ट वेक्टर आपका नेगेटिव एफ है और सेकंड वेक्टर आर है, तो नेगेटिव एफ का मतलब होता है कि एफ का नेगेटिव वेक्टर, ये नेगेटिव वेक्टर आ गया। अब आपने नेगेटिव एफ से आर की तरफ जाना है, तो अब आपका जो फर्स्ट वेक्टर है वो कौन है, वो नेगेटिव एफ है और सेकंड वेक्टर कौन है, आर। अब आप अपने राइट हैंड को नेगेटिव एफ से आर की तरफ कर्ल करें, तो गौर से देखें आपके सामने दोनों डायरेक्शंस हैं। नेगेटिव एफ क्रॉस आर ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और आर क्रॉस एफ ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव एफ क्रॉस आर की डायरेक्शन भी क्या आएगी, अपवर्ड, क्योंकि जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है। अगर टॉर्क की डायरेक्शन दोनों केसेस में अपवर्ड, इसका मतलब ये क्या है, ये पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल हैं तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर क्रॉस एफ एंड नेगेटिव एफ क्रॉस आर, तो आंसर इज 0 डिग्री। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि आर क्रॉस एफ और नेगेटिव आर क्रॉस एफ इनके बिटवीन एंगल क्या होगा। तो अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका सोल्यूशन कल वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, तब आपका आंसर क्या होता, 180 डिग्री। ज़रा शायद बिल्कुल टाइमर लगा के क्वेश्चन करें, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जैद एंड में आप लोग इसका पूछ लेना मुझे, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका होगा, उसको देखें। अ डोर ओपनिंग क्लॉकवाइज हैज़ अ टॉर्क इन। टाइम्स अप। टोटल 56 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 34 स्टूडेंट्स का ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अ डोर ओपनिंग क्लॉकवाइज हैज़ टॉर्क इन। ये कल भी हमने रूल पढ़ा था कि हमारे पास बॉडी की रोटेशन के अकॉर्डिंगली हम रूल्स अप्लाई करते हैं, राइट हैंड रूल, कि अगर हमारे पास एक डोर है लेट से, और वो डोर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा, जब आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करें तो हमारे पास जो थंब आएगा वो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है और साइन क्या लिया जाता है, नेगेटिव। इंस्पायर एजुकेशन नेटवर्क ये कन्वेंशनली हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव है। आपने गलत लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव नहीं लेते, क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं। बढ़ता ही टाइम का डिफरेंस आ रहा है, मैंने हर क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया हुआ है 20 सेकेंड्स, ताकि जो टाइम का डिफरेंस आए आप उसको मैनेज कर सकें, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि डोर जब हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होगा तो टॉर्क क्या होगी, डाउनवर्ड। और अगर ये क्वेश्चन होता कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्या होती, अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जी 47 स्टूडेंट्स में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है और बाकियों का जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। देखते हैं कि आंसर किन का करेक्ट है और किन का इनकरेक्ट है। अली रज़ा, आपको भी फास्ट होना पड़ेगा, सिर्फ मेंटी फास्ट नहीं है, आप लोगों ने भी ट्राई करनी है कि आप लोग भी फास्ट हों। अब क्वेश्चन की तरफ आएँ तो हमारे पास क्वेश्चन की जो डायग्राम थी उसको देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने
ये कल जो पढ़ा था उसी की एप्लीकेशन है। हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको देखें कि फोर्स किस एंगल पे अप्लाई हो रही है। तो क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि दोबारा स्क्रीन पर आ जाए ताकि हम उसको देख सकें। क्वेश्चन एक मिनट जरा रुकिएगा। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर फोर्स F अप्लाई हो रही थी, यहाँ पर एंगल हमारे पास 60 था और जो मोमेंट आर्म था वो 2.5 मीटर था। अब टॉर्क हमें यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है कि टॉर्क की वैल्यू क्या है, और टॉर्क यहाँ पर गिवन है 10 न्यूटन मीटर, और हमें ये फाइंड करना था कि इसके लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। अब टॉर्क का फार्मूला तो हमारे पास है आर एफ साइन थीटा या आर एफ कॉस थीटा। क्या यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा? तो कोशिश करें कि हमारे पास जो फार्मूला है उसको बाद में देखें क्या है, पहले ये देखें कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो डायरेक्ट फार्मूला की तरफ ना जाएं, पहले फोर्स को रिजॉल्व करें। ये एंगल हमें गिवन है 60, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं रिजॉल्व करने के लिए। ये 60 के एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या होगा f cos 60। तो ये f cos 60 और ये जो परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला बनेगा, ये बनेगा f sin 60। अब डायग्राम को देख के हमें इजीली पता चल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट इस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। तो f cos 60 जो है वो मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर। तो फार्मूला यूज करें। अब टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा यहाँ पर यूज हो रहा है, नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू ये 10, आर हमें गिवन है 2.5। जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है वो हमने कैलकुलेट करनी है, और एंगल यहाँ पर कितना गिवन है, कॉस 60। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें पता चल गई कि क्या क्या यूज होंगी, अब इनको सॉल्व सिर्फ करना है। 10 और 2.5 को सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 4। कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो 2 इंटू 4 आपके पास वैल्यू क्या आ गई 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम का करेक्ट हुआ, और हमारे पास क्वेश्चन जो था वो ये था कि इफ अ नट एंड बोल्ट आर डिफिकल्ट टू अनडू, इट मे बी इजियर टू टर्न द नट बाय यूजिंग अ लॉन्गर स्पैनर, दिस इज बिकॉज द लॉन्गर स्पैनर गिव्स ग्रेटर मोमेंट आर्म। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो लॉन्ग स्पैनर होते हैं वो क्यों प्रेफर किए जाते हैं। आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर्स लॉन्ग हैंडल के यूज़ किए जाते हैं, हैमर्स लॉन्ग हैंडल के यूज़ किए जाते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि जितनी हैंडल की लेंथ ज़्यादा होगी उतना मोमेंट आर्म ज़्यादा, और जितनी मोमेंट आर्म ज़्यादा उतनी फोर्स हमें कम लगानी पड़ेगी और टॉर्क ज़्यादा होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फाइंड द नेट टॉर्क।
नेट टॉर्क कैलकुलेट करनी है। जी लास्ट 10 सेकेंड्स आंसर देने के लिए। जी हमारे पास 28 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। इस क्वेश्चन में 53 ने अटेम्प्ट किया था। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में गलती क्या है। मैं आपकी स्क्रीन पे जो टाइम है उसके एंड होने का वेट करूंगा ताकि लैग ना आए। देखिए अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप अपने प्ले स्टोर से मेंटीमीटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप इजीली स्विच कर सकें यूट्यूब और मेंटीमीटर के दरमियान। जी अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा। अब क्वेश्चन हमारे पास जो था ये कपल से रिलेटेड था। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि हम डायग्राम को देखते साथ आइडेंटिफाई कर लें क्या ये कपल है या नहीं है। तो ये फोर्सेस देखें दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, नॉन कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब कपल प्रोड्यूस होगा। अब एंगल जो गिवन है वो ये गिवन है हमें 30। अब मैं इस क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज़ करूँगा। मैंने कल शॉर्टकट आपको बताया था कि इफ़ द एंगल इज नॉट बिटवीन फोर्स एंड रोटेटिंग बॉडी देन वी विल यूज कॉस थीटा। तो इस डायग्राम में आप सब लोग देख रहे हैं कि एंगल जो फोर्स का है वो रोटेटिंग बॉडी के साथ नहीं है बल्कि किसी लाइन के साथ है। इसका मतलब यहाँ पर कपल को फाइंड करने के लिए हमारे फार्मूला में कॉज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, साइन नहीं आएगा बल्कि कॉज आएगा। तो क्या था फार्मूला, आइदर ऑफ द टू फोर्सेस इनटू कपल आर्म। अब आइदर ऑफ द टू फोर्सेस के अंदर मैं फोर्स के साथ क्या यूज करूंगा, कॉज, और कपल आर्म क्या है, एल। तो फोर्स क्या है 50, एंगल क्या है 30, और साथ एल क्या है कपल आर्म। कपल आर्म कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और वो है 0.4। अब यहाँ पर cos 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ, ये √3/2 होती है। 0.4 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 2 10। तो एक आंसर तो ये है 10√3। अब ये ऑप्शन नहीं थी। अब √3 आप लोगों ने याद रखना है, √2 याद रखें कि 1.4 होता है, और कहीं पर अगर √3 आ जाए तो ये 1.7 होता है। तो 10 को मल्टीप्लाई 1.7 से करेंगे तो आपका आंसर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 17 न्यूटन मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। और अगर आपका दिल है कि आपने इसको रिजॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना, तो फिर 50 न्यूटन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास होगा 50 cos 30, और ये है परपेंडिकुलर, ये होगा 50 sin 30। तो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जो कपल आर्म के परपेंडिकुलर है, तो हम सबको नजर आ रहा है वो 50 cos 30 है। इसी वजह से यहां पर भी क्या यूज हुआ, 50 cos 30। जैद अगर एल के साथ एंगल हमने फाइंड करना है तो उसको बैकवर्ड ड्रॉ करें तो फिर ये एंगल बनेगा। ठीक है, इजी रखें क्वेश्चन को ताकि जल्दी आप सॉल्व कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लगा, अपनी स्क्रीन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
लास्ट 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। टाइम्स अप। सिंपल सा क्वेश्चन था। When a constant torque is applied on a rigid body then। मैं टाइमर को ख़त्म होने का वेट करता हूँ जो स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है ताकि आपको लैग फील ना हो। 40 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 53 इसका आंसर करेक्ट दिया। देखिए टॉर्क का फार्मूला इसमें यूज़ होना था। आप सब लोगों को टॉर्क का फार्मूला आता है कि टॉर्क किसके इक्वल है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलेरेशन, और अगर यहाँ फोर्स होता तो फिर होता फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलेरेशन। तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंगुलर एक्सेलेरेशन और फोर्स प्रोड्यूस करेगा लीनियर एक्सेलेरेशन। इस वजह से कांस्टेंट टॉर्क अगर अप्लाई हो तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन होगी, अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो कांस्टेंट लीनियर एक्सेलेरेशन होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट 18 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फोर्टी 49 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है और 31 का जो आंसर है वो करेक्ट है। जी क्वेश्चन था फोर बॉडीज आर एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैव इक्वल मोमेंट आर्म्स। चार फोर्सेस हैं, चारों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, मोमेंट आर्म भी इक्वल है। फॉर विच एंगल टॉर्क विल बी मैक्सिमम, और यहाँ मैंने बता दिया कि एंगल इज बिटवीन आर एंड एफ। तो अगर देखें एंगल बिटवीन आर एंड एफ है तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर एंगल बिटवीन आर एंड एफ है तो आपके फार्मूला में साइन थीटा आएगा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टॉर्क अगर आर एफ साइन थीटा है तो यहाँ पर टॉर्क की डिपेंडेंस साइन थीटा के ऊपर है, और हमें पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। मतलब साइन थीटा जब आएगा तो थीटा के इंक्रीज करने से साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा, और जब साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो इन चार ऑप्शंस में 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो 60 पे अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है दैट मीन्स टॉर्क की वैल्यू भी 60 पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लैग है उसे परेशान ना हो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैंने लैग को एक्स्ट्रा टाइम दे के कवर किया हुआ है, तो इसलिए डेट से भी अगर शुरू होता है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारा जो कल का टॉपिक था उसका क्विज कंप्लीट हो गया, और क्विज का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे अब सामने है। अब मुझे नहीं पता कि ये लॉलीपॉप आप में से किसका एवाटार था, लेकिन आप लोग जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपको पता था।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जिसका भी अवतार है कि आपका जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं।